मैं अभिभावक बंधु से निवेदन करती हूँ कि मोबाइल को हटा दीजिए। बड़ा अच्छा स्टोरी चल रहा था, माँ भी मोबाइल में व्यस्त, पिताजी भी मोबाइल में व्यस्त, बिटिया गूगल पे व्यस्त। स्थिति क्या बनी? बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना दिखाया जा रहा था। यही है, बच्चा अभी बाहर आया नहीं कि हम मोबाइल से उसका स्क्रीन लेना शुरू कर देते हैं। बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा लीजिए, माँ फ्री हो गई। और जिन चीजों को विदेश छोड़ रहा है, पुनः मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, जिन चीजों को विदेश छोड़ रहा है, शांति के तलाश में वो भारत भूमि पर आ रहा है, हम उसी अशांति की तरफ अपने कदम को बढ़ाते जा रहे हैं। शौक से एक एक आदमी के पास 3-3 मोबाइल है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मोबाइल नहीं था तो क्या ये ज्ञान नहीं था? तब हम दिमाग से मेहनत करते थे, हम समय देते थे। ढेबरी की बात किसी कवि जी ने कहा है, बच्चों से पूछ लीजिए, किसी को ढेबरी के बारे में मालूम नहीं होगा। माटी की तेल नहीं होता है और संस्कृति ही हमारी चली गई। बंद हो गया तो बंद किसने किया? बंद किसने किया? हमारे आप जैसे एडवांस बनने वालों ने। स्कूल बंद किया गया मोबाइल से पढ़ाने के लिए। लाभ किसको हुआ? उद्योगपतियों को। नुकसान किसका हुआ? गांव के गरीब जनता को। घर में पैसा नहीं है, खेत बेच के मोबाइल खरीद दिया जाएगा। और बच्चा क्या खेल रहा है हमको पता नहीं। और हमको तो मोबाइल चलाना आता ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि 90% सूचनाएं मोबाइल पर गलत होती हैं। इसको आप लोगों ने महसूस किया होगा। और जो चीजें हमारे पर्दे के अंदर होती थी वो मोबाइल पे आ रही हैं। समय से पहले बच्चा किशोर बन जा रहा है, जवान बन जा रहा है, तो क्राइम क्यों नहीं होगा? आप हमको बता दीजिए। बच्चा यदि गूगल पर जुए में हार गया पैसा तो कहां से चुराएगा? चुराने की प्रक्रिया तो घर से ही शुरू होगी। और जब घर का चोर खड़ा होगा तो फिर समाज को चुराएगा, फिर राष्ट्र को चुराएगा। आप गाना गाते रहिए, आग लग चुकी है। यदि बुझाने की हैसियत है तो क्रांति की जरूरत है। इन विषयों पर क्रांति की जरूरत है। माननीय हमारे सभी नेताओं को संवेदित करने की जरूरत है कि यदि आपको राष्ट्र प्रिय है तो आप इन चीजों पर बैन करिए। गार्जियन को, अभिभावक को प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही परिवार, समाज और राष्ट्र को विघटन की दृष्टि ले जा रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों पर बेहतर ध्यान दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप उन बच्चों की गलतियों का शिकार बनेगी। बच्चा 14 साल का हुआ नहीं और मोबाइल से एक्शन में मर्डर करना शुरू कर दिया। आती है घटनाएं कि नहीं आती? कोई ऐसा दिन नहीं है जब बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं न हो। क्या कैसे रोकेंगे आप? उसका क्या पारा है आपके पास? आपने हाथ में तो एटम बम दे दिया है, उस बम से वो रोज खेल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन इस पे है, और आप गौर करें। बहुत अच्छा लगा, मेरी बात यदि कहीं गलत लगी होगी शासन प्रशासन को। और एक चीज और बता दें बच्चों को, क्योंकि मंच बड़ा सुंदर सजा हुआ है। एक विद्यालय में 4 विद्यार्थी होते हैं। नोट करो बेटा कहानी। एक विद्यालय में 4 विद्यार्थी होते हैं। जो बड़ा मेहनत करता है वो IAS बनता है, जो से थोड़ा सा कम होता है वो IPS होता है, एक आध नंबर कम होता है तो IPS होता है। और जो तीसरे नंबर का होता है वो क्या होता है? नेता होता है। और जो चौथे नंबर का होता है वो ठेकेदार होता है, जो तीनों को कंट्रोल करता है। हमारी बात गलत न लगे, जो उस गुलाम होते हैं, ये तीनों उसके गुलाम होते हैं। मैं कहना नहीं चाह रही थी, भाई ने पीछे से जागरूक कर दिया, क्योंकि हम भी वही हैं जो कहती हैं। तो जो 1 नंबर पर IAS थे वो भी गुलाम,
जो दूसरे नंबर पर IPS थे वो भी गुलाम, जो तीसरे नंबर पर हमारे नेताजी माननीय शब्द का प्रयोग, अभी मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे उनके सामने बोलने का अवसर नहीं मिला, उनको DM के करेक्टर लिखने की हैसियत है और आवाज नहीं उनके पास, ऐसे राजनीतिकों की क्या जरूरत है? यदि हमारी बात बुरी लगी हो तो आप माफ करिए। हमारे संविधान में इतना सम्मान दिया गया, यदि नेता बनने का अधिकार है तो सुभाष चंद्र बोस जी का था। DM का करेक्टर लिखने का पावर है आपके पास, परमात्मा ने इतनी क्षमता दी है आपके पास, और आप 4 शब्द यहाँ संबोधन नहीं दे पा रहे हैं। आप कैसे करेक्टर लिखेंगे? तो गुलाम देश नहीं होगा तो क्या होगा? बताइए हमको। आगे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, लिखिए मेरे शब्द को, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। यदि देश को बचाना है तो ऐसे नेताओं से बचाना पड़ेगा, यदि देश को बचाना है तो ऐसे ठेकेदारों से बचाना पड़ेगा, ऐसे पूंजीपतियों से बचाना पड़ेगा, तब जाके देश बचेगा। मुझे याद है हरिश्चंद्रा जी यहाँ के मंडलायुक्त थे, मैं नाम लेके कह रही हूँ, और एक बार सभी लोगों ने कहा कि सर बड़ी अनैतिकता हो रही है, बड़ी घूसखोरी हो रही है, बड़ी दलाली हो रही है। उन्होंने बड़े सधे शब्दों में कहा कि जब चुनाव होता है तो भाई भतीजा जात पात पर वोट गिरता है, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ रखवाले हैं, डंडा लेकर रखवाली करते हैं, जो आएगा उसका रखवाली करेंगे, भुगतना आपको है, भुगते रहेंगे। सधे शब्दों में कहा उन्होंने इस बात को कि जब चुनाव का समय आता है तब तो आप भूल जाते हैं, तब आपको 5 किलो चावल, अरे अब क्या कहें अपने मुख से, कृषि प्रधान देश में चावल पार्टी हम वोट ले रहे हैं। अब इससे बड़ा शर्म का विषय क्या है? जब कृषि प्रधान देश रहा है, विश्व में हमारा डंका पिटा जाता था, विश्व के लोग हमसे मांग के खाते थे, आज हम चावल के लिए खड़े हैं झोला लेके, थोड़ा शर्म नहीं आती है? 5 किलो चावल पर हम बैठे हुए, देश कहाँ जाए? इसलिए इन बच्चों को माननीय कवियों से, माननीय मंचाधीश विद्वानों से मेरा नम्र निवेदन है कि कलम के पुजारी अगर सो गए तो तन के पुजारी वतन बेच देंगे। नोट करिए, दोनों तरफ कलम के पुजारी बैठे हैं, इधर भी और इधर भी। अब देश के चौथे स्तंभ पर निशाना है, यह देश के चौथे स्तंभ है, इन्हीं के अंदर माँ सरस्वती ने इतना क्षमता दिया हुआ है कि माँ लक्ष्मी के रखवाले को रोक सकते हैं, बाकी किसी के अंदर क्षमता नहीं। इसलिए कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। और मुझे लगता है कि 100वां साल मनाना मुश्किल है, ध्यान रखिएगा, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन जो जिस दिशा में इस समय देश प्रदेश जा रहा है, जो हम बंटवारे की बात कर रहे हैं, जो हम रोज लड़ाई की बात कर रहे हैं, रोज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, रोज लाल और हरे झंडे की बात कर रहे हैं, वो हम अपने को गर्त में डालते जा रहे हैं, गर्त में डालते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां इसलिए सुरक्षित हैं कि उनके अंदर कुंठा पल रहा है, उनके अंदर खलील मौलवी साहब और काबुल मौलवी साहब नहीं खड़े हो रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, बड़े अच्छे समय पर हमारे संचालक महोदय ने हमको अवसर दिया, शायद अध्यक्ष जी के सामने बात मेरी रुकती नहीं, क्योंकि मैं हूँ वही जो हूँ और वही ही रहूँगी। तो जैसे वो भी विद्यार्थी रहे होंगे, हमारी तमाम बहनें उधर छुप के बैठी हैं, निवेदन है कि आप बाहर आए, क्योंकि आपसे ही रजिया बेगम बनी होंगी, आपसे ही चांद बीवी बनी होंगी, और आप यदि कमरे में छुपी रहेंगी तो फिर चांद बीवी कहाँ से लाएंगे, रजिया बेगम कहाँ से लाएंगे? मैं केवल इसलिए छटपटा रही थी कि आप चली जाएंगी तो मैं अपनी आवाज किसको सुनाऊंगी। इसलिए सारी बहनें सभा में आ जाएं, मेरा नम्र निवेदन स्वीकार करें। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे याद है कि हमें खलील मौलवी साहब और किताबू मौलवी साहब ने पढ़ाया। वो 2 महान विभूतियां आज तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादगार इस कलेजे में है। खलील मौलवी साहब हंस के कहते थे झगड़ेंगियां होती, और किताबुल मौलवी साहब
न इतना तनख्वाह था और न इतनी फैशन था, इतनी व्यवस्था थी। वो चप्पल कैरियर में रख के लेके आते थे। उस गुरु की मैं शिष्या हूं कि चप्पल टूट जाएगा, इतना तनख्वाह नहीं था कि चप्पल खरीद लिया जाए। लेकिन बेटा, जो आज ऊर्जा इस आयोजक मंडल और माननीय हमारे कवि जी लोग दे रहे हैं, यह कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। पहले मेरा सबसे बड़ा नमस्त निवेदन है, जो गूगल पर आपने स्कीम बनाया था, मैं उस पूरी टीम को बधाई दे रही हूं कि कम से कम विपरीत दिशा में आपने हिम्मत किया अपनी बात रखने का। मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारी संस्कृति कहां जा रही है। हम गूगल में डूबे जा रहे हैं। जो चीजें हमारे पूर्वजों से मिलती थी, हमारे गुरुजनों से मिलती थी, हमारे दादी और बाबा से मिलती थी, वो हम गूगल पर ढूंढ रहे हैं। पहला तो हमारे बच्चों से नम्र निवेदन है कि बेटा, यह सौभाग्य आपको कभी प्राप्त नहीं होगा जो माननीय महबूब जी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। दूसरा, अब मैं कवियों की तरफ इंगित करूंगी कि आपकी कविता चंद्रबरदाई जैसे होनी चाहिए कि आंख बंद करने के बाद भी तीर चले निशाने पर। याद करिए वह समय कि बादशाह की आंखें बंद थी, लेकिन आपकी देन है कि चंद्रबरदाई ने ऊर्जा भरा और निशाना ठीक उसी आंख पे लगा जहां लगना। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जब कविता बनाएं तो ऐसा बनाएं कि समाज की उस आंख को बाहर ले आवें जिसकी आज जरूरत है। तीसरा, फिर बच्चों से मेरा निवेदन है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, आपने, हम इसमें जितने लोग बैठे हैं, शायद किसी से कलाम जी का प्रदर्शन आमने सामने नहीं हुआ होगा, लेकिन हम उनकी कृतियों का, उनके व्यक्तित्व का नमन करने के लिए आज इतनी भारी संख्या में इस छोटे से गांव में ये है उनकी कृतियां। यदि आप में वो चीज तैयार होगा तो ये धरती आपको नमन करेगी। ये भारत भूमि का सबसे बड़ा। अब सुनिए छोटी सी एक बात, भारत में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं जिसे जो विदेशों में नहीं मिलती है। मैं भी थोड़ी सी कविता में आ गई हूं, माफ करिएगा आप सब, पुराना समय याद आ गया। सिकंदर ने कहा सुकरात से, सिकंदर ने कहा सुकरात से, जब भारत बस जाऊंगा निरुप लौट के आपके लिए मैं क्या लेकर। ठीक है, जब सिकंदर विश्व विजेता के लिए बाहर बढ़े तो सबसे बड़ा हमारा भारत देश के, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, तो गुरु जी ने उनके क्या कहा, अमर बेली कमल गीता, अमर बेली कमल गीता, निरपत भूल मत जाना कहानी राम और सीता। क्या जरूर कहा, क्या विदेशों में नहीं मिलता है? गीता की पुस्तक नहीं मिलती है, कमल का फूल नहीं मिलता है जो माँ लक्ष्मी का आसन है। अमर बेली कमल गीता, निरपत भूल मत जाना कहानी राम और सीता। हमारे वास्ते हो तो गंगा जल भी ले आना, हमारे वास्ते हो तो गंगा जल भी ले आना, जिसे पीपी के ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। हमारे ऋषि कहाँ क्या तपस्या करते थे? आगे उसने फिर क्या कहा, हमारे वास्ते हो तो गंगा जल भी ले आना, जिसे पीपी के ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। हमारे वास्ते हो तो बांस की बंसी भी लाना, ये नहीं मिलता है विदेशों में। हमारे वास्ते हो तो बांस की बंसी भी ले आना, जिसे मैं भी बजा के देखूं स्वर कैसा है मस्ताना। तो बेटा, आप सब सौभाग्यशाली हैं, इसलिए धैर्य बना के मान्य हमारे कवियों का, हमारे गुरुजनों का जो ज्ञान है उसे ग्रहण करिए। अभी किताबुल साहब ने, खलील साहब ने नहीं पढ़ाया होता ये पाठ, तो आज आपके बीच गरजने का अवसर नहीं मिला होता। इसलिए आप सब
धैर्य बनाए, रोज घूमते हैं, भागते हैं, लेकिन आज मैं केवल परेशान इसलिए थी कि यदि ये बहनें चली जाएंगी तो मैं चाँद बीवी कहाँ से ढूंढूंगी, मैं रजिया बेगम कहाँ से ढूंढूंगी, मैं इंदिरा गांधी कहाँ से ढूंढूंगी, मैं विजयोत्तमा कहाँ से ढूंढूंगी। इसलिए मैं परेशान थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो आई हूँ सुनने ही देखने, लेकिन मेरी परेशानी ये थी कि यदि आप चली जाएंगी तो फिर मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी, इसलिए मैं परेशान थी। ठीक है, तो माननीय अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर आप सब लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन है 15 अक्टूबर, आज का दिन है 15 अक्टूबर, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन वो फूल खिला था जिसको महका हिंदुस्तान, आज के दिन वो फूल खिला था जिसको महका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान गर्व से, मैंने एक शब्द शुरू में कहा है कि सम्मान्य से मान्य तक का सफर, इस पर आपको बताऊंगी सम्मान्य किसको कहते हैं और माननीय किसको कहते हैं। सम्मान्य अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता है और माननीय शब्द हमारे राजनीतिज्ञों के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो जज साहब के लिए प्रयोग। तो ये भी बहुत छोटी चीजें हैं, अब इसको आप गूगल पर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये इसी सभा में मिलेगा जहां हमारे विद्वान वर्ग बैठे हुए हैं। इसलिए आपका समय जरूरी है कि सम्मान्य से मान्य तक का सफर पूरा करने वाले माननीय अब्दुल कलाम जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के नागरिक थे और हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमको नहीं लगता है यहाँ पर स्वतंत्र भारत का नागरिक होगा, लगभग एक आध लोग बचे होंगे। स्वतंत्र भारत के नागरिक के अंदर वो भावनाएं खत्म हो गई, वो देश प्रेम खत्म हो गया, वो जज्बात खत्म हो गया, अपने देश के प्रति सम्मान खत्म हो गया कि आज गली मोहल्ले में झगड़े लगे। मैंने कहा अभी फिर उन गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने तो कभी हमको पता ही नहीं लगा कि खलील मौलवी साहब कौन है, किताबुल मौलवी साहब कौन है और गिरजा त्रिपाठी कौन है। हम लोगों ने तो शौक से पैर छुआ क्योंकि वो हमारे गुरु थे। जब तक ये भावनाएं इन बच्चों में नहीं डाली जाएगी, जब तक इन बच्चों को मोबाइल से नहीं हटाया जाएगा, हमारी संस्कृति की सत्यानाश होती रहेगी और अब हम पाश्चात्य सभ्यता में डूबते जाएंगे। अभी बचाना है तो बच्चों को मोबाइल से हटा दीजिए, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है। क्योंकि किसी ने कहा था कि